राम मंदिर चढ़ावा गबन को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ये खासा बड़ा मुद्दा बनने वाला है। विपक्षी इस मुद्दे को कैसे उठाएंगे, सत्ता पक्ष इस मुद्दे से कैसे बचेगा, वोटर्स पर इस मुद्दे का क्या असर होगा, इसी सब का विस्तार से विश्लेषण करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं रामकृपाल सिंह जी, ब्रेक के बाद लौटे हैं, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना सर, ऐसे ही स्वस्थ रहिए। और पूर्णिमा जी लंबे ब्रेक के बाद वो भी लौटी हैं। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा मैम, क्या लग रहा है कि ये मुद्दा 2027 में उठेगा, दिखेगा और असर डालेगा? नहीं, बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल दिखेगा और असर भी डालेगा, बशर्ते कि सरकार उसमें लिपापोती करती नजर आए। अगर वाकई में जिनके ऊपर शक की सुई है, जो लग रहे हैं कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो जाती है। योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन जो वाकई जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं होना एक शक को जन्म दे रहा है। और अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, वो जेल चले जाते हैं, ट्रस्ट भंग हो जाती है, ट्रस्ट में नए लोग आ जाते हैं, आंदोलन से जुड़े लोग आ जाते हैं। क्योंकि ये भी एक कहा जा रहा था कि जब आंदोलन हो रहा था तो जो लोग फोरफ्रंट में थे, जब ट्रस्ट बना तो उन सभी को दरकिनार कर दिया गया, उनकी कोई भूमिका रह नहीं गई। तो अगर वैसे लोग आ जाते हैं जो आंदोलन से जुड़े हैं, आस्था की वजह से जुड़े हुए हैं, और इन लोगों को किनारे कर दिया जाता है, इनको जेल पहुंचा दिया जाता है, तो शायद थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं होगा, और अभी तक उसके प्रमाण हमें नहीं मिले हैं कि वो होगा, तो अगर यही ढुलमुल रवैया चला तो बेशक ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा 27 के इलेक्शन में, और उसका असर भी होगा। क्योंकि बीजेपी की तो सारी राजनीति अभी तक आप देखिए, मंदिर को इन्होंने अपने फोकस में रखा है। एजेंडा का बिल्कुल फाउंडेशनल जो इनका इशू रहा वो राम मंदिर का निर्माण था। अब उसको आप बेच रहे हैं, उसके ऊपर आप लोगों की आस्था से खेल रहे हैं, तो ये तो हिंदुओं में गुस्सा तो उसका होगा। और इसको फिर अगर अपोजिशन पार्टीज लेके उसका मुद्दा बना लेती हैं तो हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल कोई तर्कहीन एक बात है कि अगर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई तो उनका बेटा अगर आरएसपी अध्यक्ष है तो उसको सवाल नहीं उठाने का हक है। ऐसा नहीं होता है भाई, चाहे मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई हो, बेशक चलवाई थी, लेकिन अगर आज उनका बेटा उनकी जगह पे है और ये चोरी की बातें वो सामने ला रहा है, मैं तो कहूँगी कि अच्छा हुआ कि अखिलेश यादव ने ट्वीट तो किया, क्योंकि उसके चोरी की सबको जानकारी उसके पहले से हो रही थी। लेकिन जब तक ट्वीट नहीं अखिलेश यादव का आया था, ये मामला पब्लिक डोमेन में इतनी मुख्य रूप से उछला नहीं था। तो भला हो अखिलेश यादव का कि उसने ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद ये मामला इतना लाइमलाइट में आ गया। और राहुल गांधी की बात है अगर, तो अपोजिशन पार्टीज का तो काम ही है ना सरकार की किसी भी कमजोर नस को पकड़ के उसको मुद्दा बनाना। सरकार ने उनको ये मौका ही क्यों दिया? जैसे ही ये बात सामने आई, जैसे ही नृपेंद्र मिश्रा का बयान सामने आया कि डाका हुआ है, तो क्यों नहीं उस पर मोदी जी ने कोई बयान दिया? क्यों नहीं उस पर आरएसएस के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई बयान दिया? चलिए मान लीजिए हम मोहन भागवत से नहीं मांग कर सकते हैं, वो पब्लिक संस्था नहीं है, हमारा उनसे डिमांड करने का हक नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप हिंदू समाज के ठेकेदार हैं, हिंदू आप संस्कारों की और राष्ट्र निर्माण की उस संस्कारों के बेसिस पे बात करते हैं, तो क्या आपका इतना कर्तव्य नहीं बनता था कि आप इस पे एक बयान दें कि जो भी शामिल है, चाहे वो हमारी संस्था से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा? इतना तो मिनिमल एक्सपेक्टेशन होता ही है ना लोगों को, जो संस्था अपने आप को काबिज रखे हुए है शीर्ष पे। तो ये सारी बातें हैं। अगर अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान आ जाता है, अभी भी ट्रस्ट के खिलाफ जो रिस्पॉन्सिबल असली लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, ट्रस्ट भंग कर दिया जाता है, एक नया मैनेजमेंट सामने आ जाता है, तो थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो बिल्कुल असर पड़ेगा और सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समीर सर, जब राम मंदिर बन गया तब अयोध्या की सीट हार गए, तो अब ये पूरा प्रकरण, ये सारी चुप्पी, ये सारे जो इस वक्त पूरा एपिसोड चल रहा है, आने वाला साल चुनाव का है, योगी आदित्यनाथ के लिए आप दिक्कत देखते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बयान दिया, अयोध्या गए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई दूध का दूध पानी का होगा। एसआईटी का गठन किया, एसआईटी की रिपोर्ट आई, एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोगों को गिरफ्तार किया, और उसके बाद भी योगी जी ने कहा है कि भाई कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रभावशाली हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, इस मामले में जो शामिल है सब पे कार्रवाई होगी। तो योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि चुनाव में उनको जाना है, चेहरा उनका है, सरकार उनकी है, उनको जनता के बीच में जवाब देना है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस मामले में बहुत साफ तरीके से कहा है, तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, इसमें सच्चाई सामने लेकर आएंगे। और
निश्चित रूप से 8 महीने के बाद चुनाव, ऐसा भी नहीं कि चुनाव को बहुत देर की जनता बहुत भूलेगी, टाइम है। और अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या दूसरे विपक्ष की पार्टियां, वो इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव तक, जनवरी फरवरी में मार्च चुनाव होने वाले 8 महीने बाद जिंदा रखने की कोशिश करेगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि वो इस मामले को बड़ा मुद्दा ना बनने दें। अखिलेश यादव या राहुल गांधी से बड़ा मुद्दा बनाए, उसके पहले जो तमाम प्रश्न वो पूछ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से या केंद्र सरकार से, उस सभी प्रश्नों का जवाब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी दे। उस संगठन अपने स्तर पर यह काम करे। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो हिंदुओं की आस्था डगमगा गई है, जो भरोसा टूटा है, वो कैसे बाहर करेगी, यह सरकार को तय करना है। सरकार ट्रस्ट को भंग कर सकती है, सरकार तमाम बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सकती है, ये देखना होगा सरकार क्या कार्रवाई करती है। मुझे लगता है कि जब चुनाव की स्थिति सामने है तो ये प्रधानमंत्री मोदी भी समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, संघ भी इस बात को समझ रहा है, योगी आदित्यनाथ भी इस बात को समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो इसको लेकर गंभीरता से लेके कोई आगे ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिसका मतलब चुनाव पे कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। और सिर्फ मुझे लगता है कि एक राम मंदिर मुद्दा नहीं होगा जिससे पूरी सरकार को चुनाव हार जाए। योगी आदित्यनाथ के 10 साल के कामकाज की भी जनता परीक्षा लेगी, और जो योगी का जो कामकाज रहा है वो बहुत शानदार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सिर्फ एक राम मंदिर के मुद्दे पर योगी के खिलाफ लोग आक्रोश के वोट न देंगे, मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता है। जनता योगी के काम को पसंद किया, योगी का काम रहा है। निश्चित रूप से जनता की भावना, हिंदू लोगों की भावना आहत हुई है। इसका जवाब और मुझे लगता है उनके जो प्रश्न हैं उसका निराकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार आने वाले समय में जरूर करेगी, मिलकर। योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं और उसका खामियाजा अगर भुगतना पड़ा योगी जी को अगर इस पूरे मुद्दे का, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ट्रस्ट बना, जो मंदिर की व्यवस्था थी, उसमें सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा रोल नहीं था। ट्रस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे बना, उसमें आरएसएस के लोग शामिल किए गए और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख भूमिका रही। आप याद कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा में वो मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए थे, पूजा कराई थी, और जिम्मेवारी भी अब उनकी मुख्य यजमान के रूप में बनती है। तो जितना योगी जी को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मोदी जी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राम मंदिर के ये गबन का मामला, आने वाला चुनाव और विपक्ष की राजनीति। पहले मैंने आपसे समय मांगा था। पहले जो वो मुद्दा है सारी चीज़ों का, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे हॉस्पिटल ट्रस्ट के साथ चलते हैं। अगर कोई लीवर ट्रांसप्लांट होना है, जो मेरा भी हुआ है, तो क्या ट्रस्ट के जो लोग हैं वो खुद ऑपरेशन आके कर देंगे? मैं एक सवाल पूछता हूँ। जब ये चीज़ बन रही थी, मैं फिर कह रहा हूँ वही बात, जो लोग ट्रस्ट में रखे गए थे वो कोई प्रोफेशनल नहीं थे। और एक शादी में आप जाइए तो निमंत्रण लोग देते हैं, एक आदमी बैठा रहता है, वो सबका नाम लिखता है और बाकायदा एक झोले में वो पैसा डालता जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा 500 साल का आंदोलन के बाद जो मंदिर खड़ा हो रहा है, उसमें जाहिर सी बात है, जैसा मैं अभी पहले मीटिंग कह रहा था कि एक सोशोलॉजिस्ट है न्यूजीलैंड का, जिसने करप्शन पे और तमाम चीज़ों पर उसने किताब लिखी है। उसने कहा है कि भारत एक अद्भुत देश है जहाँ लोग ईश्वर को भी घूस दे करके अपना काम कराना चाहते हैं। वहाँ करप्शन कोई वो नहीं है। खैर, वो तो बात इधर हो गई। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या इस देश के तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष इन सबको नहीं पता था कि यहाँ पे करोड़ों का चढ़ावा रोज आएगा? पहला सवाल तो यही होना चाहिए था कि पब्लिक जो आती है दे के जाती है, उसकी व्यवस्था क्या की गई है। आज जो बड़ा लोग चिल्ला रहे हैं ये हुआ वो हुआ, तो आप लोग अब तक मान रहे थे कि जो पक्ष ने पहले नहीं पूछा। ठीक है सर, सही है। सुन लीजिए, मेरा वही कहना है कि केमिस्ट्री के टीचर की वैकेंसी है और मैनेजर साहब ने कहा कि देखिए मुझसे ज़्यादा त्याग कौन कर रहेगा। मेरा बेटा हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने उसको केमिस्ट्री में पढ़ाने में लगा दिया। सवाल इस बात का है, तब क्यों किसी की आंख नहीं खुली थी कि ये जो सिस्टम है। और दूसरा कि जो लोग ट्रस्टी हैं, आज की तारीख में फाइनेंस के लिए मिनिमम एक एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए था। सवाल ये नहीं कि सरकार मालिक है फलाना मालिक है। एक ट्रस्टी अपने ड्राइवर को फाइनेंस के काम में लगा रहा है, तब क्यों नहीं अपोजिशन ने या सरकार ने किसी ने
इस पर सवाल उठाया, आज अचानक वो सवाल उठने लगे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सिंपल सी बात है कि हिस्ट्री जानने वाला केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता है, और सरकार अगर देख रही है कि एक हिस्ट्री जानने वाला केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, या एक कोई ट्रस्टी है जो मंदिर का पुजारी है वो जाके ऑपरेशन कर रहा है किसी डॉक्टर की जगह पे, तो ये मिली भगत है सबकी, क्योंकि लोग धर्म के नाम पे सच्ची बात कहने से भागते हैं। सबसे पहले जहाँ होना चाहिए, जहाँ आप भी मानती हैं, करोड़ों करोड़ों जहाँ धक्के लग रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, किसी भी दिमाग में क्यों नहीं आया कि इसका अरेंजमेंट क्या है। ड्राइवर जब उसका रखा गया तब किसी को पता नहीं था, अखिलेश को भी पता नहीं था कि ये सब हो रहा है। कोई वहाँ डिमांड, कोई प्रोफेशनल वांट निकली हो, कोई रखा गया हो, एक मिनिमम होता है। एनआईटी पर आजकल नीट पे बड़ा हंगामा हो रहा है, और इतना बड़ा फाइनेंस का वहाँ पर जो चीज़ चल रही सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा नहीं होता। तिरुपति बालाजी भी है, बाकी जगहें भी हैं, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं आती हैं, बहुत पहले से अरेंजमेंट किया गया है। तो सवाल है कि इस पर पहले सवाल किसी का क्यों नहीं उठा, और आज अचानक अब उसको आप फलाना से जोड़ दीजिए, इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन में देखिए क्या होता है, सब नहीं। सिंपल बात है कि जो मुखिया है जिस पर हमको भरोसा था, अगर वो मुखिया न्याय करेगा तो ये सारा उसके पक्ष में जाएगा, और अगर लगेगा कि मुखिया इसको ढांप तो कुछ रहा है, तो निश्चित तौर पर राम से बड़ी आस्था किसी की नहीं है। हम चाहे माने न माने, लेकिन दूसरे की आस्था पर, और हमारा यही है। तो यहाँ पर जो बेसिक जहाँ पे आपको रखना चाहिए था सिस्टम, व्यक्ति क्या होता है, अगर अध्यापक है तो 100 में 2 करप्ट होगा, अगर इंजीनियर है, इंस्पेक्टर है, तो मान के चलिए कि सर्वाइवल के लिए भी उसको 99% लोगों को करप्ट हुई बना नहीं रहना पड़ेगा। क्यों होता है? आप अध्यापक बन गए तो ईमानदार हैं, इंस्पेक्टर बन गए तो बेईमान होना ही है। सवाल इस बात का व्यक्ति पर मत जाइए, सिस्टम पर। और कोई सिस्टम लागू करना इस समाज में सरकार का काम है। पहले दिन से उसको सोचना चाहिए था कि अगर हम खिड़की बाहर से ताला लगाएंगे और पीछे का दरवाज़ा खुला रखेंगे तो चोरी हो जाएगी निश्चित तौर पर। तो ये जो आज अचानक हम लोग जागते हैं ना, सवाल है कि चलिए बीजेपी से गड़बड़ी हो रही थी, तो इस देश का इतना बड़ा पॉलिटिकल पावर है, जो सिस्टम है, जो रोज़ एक एक चीज़ को नीट पर कर रहा है, वो कोई मच्छर कौन काकरोच पार्टी आ गई है, सब किसी को नहीं दिखा कि यहाँ पे अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं, कौन देख रहा है उसको। और एक ट्रस्टी जो है अपने साले को, अपने ड्राइवर को, उसके बेटे को कह रहा है चलो जी चलो जी चलो जी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, नेग्लिजेंस शुरू से रहा है, और वो नेग्लिजेंस सब स्तरों पर हुआ है, समाज में के हर तबके पर। अनुराग सर, राहुल अखिलेश इस मुद्दे को उस तरीके से उठा पाएंगे, या फिर जो हम इतिहास देखते रहे हैं सेल्फ गोल वाला वही दिखाई पड़ेगा 27 में? देखिए, 27 की अगर बात करी जाए तो मैं एक उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर लेता हूँ। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था 24 में, उसके कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए। 400 टारगेट कर रहे थे, 240 पे आके अटक गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम मंदिर के चुनाव, राम मंदिर बनने पे लोगों ने वोट नहीं दिया उसमें। अब उसका क्या कारण था, क्या नहीं था, वो उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, या तो वो उसको ठीक से मार्केट नहीं कर पाए। देखिए, यहाँ पे भी तो वही चीज़ है ना, जो हम राहुल गांधी और अखिलेश से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस मुद्दे को किस तरह से जनता के बीच में लेके जाएंगे, उसका किस तरह से माहौल बनाएंगे, वही काम भाजपा ने उस समय करना था, जो वो नहीं कर पाए। यहाँ तक कि अयोध्या की सीट भी हार गए। तो ऐसी स्थिति में जो इस चीज़ को पूरा हाँ या ना में कह पाना बड़ा मुश्किल काम है कि भाई इस वजह से अगला 27 का चुनाव भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है। उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो लोग भाजपा के वोटर हैं, उनके साथ जो यूपी में बातचीत होती रहती है कि अगर भाजपा नहीं है तो हम किसे वोट देंगे। समस्या ये आती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जिन लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे पास सपा की सरकारों में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर था, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या हम उसी युग में वापस जाना चाहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम जिस समय
बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जिस समय हुआ था, उसके बाद के चुनाव में क्या हुआ? उसके बाद के चुनाव में भी बीजेपी को 93 में यूपी में क्लियर मैंडेट नहीं मिला था, क्लियर मैंडेट, और 96 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। तो ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा, शायद हम ये मानते हैं कि राम मंदिर बनना हमारा अधिकार है, ये हमें कुछ किसी ने प्रिविलेज नहीं दिया है, तो वो तो उनका काम है, तो उसके लिए हम उनको जो वोट दे रहे हैं वो देते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाने वाला है। यहाँ पे ये है, अब इन दोनों दोस्तों, दो वयस्कों की जोड़ी, दो बच्चों की जो, दो युवाओं की जो दो जोड़ी की आप बात कर रही हैं, देखिए इनके साथ जो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, वो उस पर मुझे तो देख के नहीं लगता कि ये लोग इसको ठीक से जनता के बीच लेके जा ही पाएंगे। आप देखिएगा जैसे ही माहौल चुनाव का बनना शुरू होगा, गठबंधन पे बातें शुरू हो जाएंगी, सीटों पे बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर इंडिया गठबंधन कहीं से निकल के आ जाएगी, उसकी फाइल फिर बातचीत होने लगेगी, फिर रिटर्न फाइल होगा, और पता नहीं क्या क्या बातें शुरू हो जाएंगी, और अंत में ये होगा कि राहुल गांधी जी नाराज होकर वापस चले जाएंगे। जो 2-4 उनके परिवार की सीटें होंगी उसमें उनको जो है फ्रेंडली फाइट मिल जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी जी के ऊपर पिछले 20-25 साल के उनका रिकॉर्ड देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि कुछ नहीं होगा। इतना यकीन तो राहुल को भी नहीं है जितना आपको उन पर है। सर, चुनावी मुद्दा 27 में, और विपक्षी दल इसे किस तरीके से उठाएंगे, क्या मुद्दे होने चाहिए? पिछली बार आपने कहा कि अखिलेश को इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होना चाहिए, वो फंस सकते। कैसे आप देख रहे हैं 27 में ये वाला गबन का मुद्दा? नहीं, मुद्दा तो रहेगा ही। देखिए, राम मंदिर को लेकर कोई पहली बार राजनीति नहीं हो रही है। 1989 में जब पालनपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया था, तब से राजनीति शुरू हो गई थी। उसके पहले गैर राजनीतिक मुद्दा था, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और तमाम सारे संगठन इसको उठा रहे थे, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने, राजनीतिक पार्टी ने पहली बार इसको अपने कार्यक्रम में शामिल किया था। वहाँ से राजनीति शुरू हुई, और उसके बाद पूरा हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में मुद्दा होता था, और भाजपा और उसके समर्थक संगठन मंदिर की बात करते थे, और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो गैर भाजपा पार्टी थे, वो मंदिर के विरोध की बात करते थे कि मंदिर झगड़े का झंझट है। तो ये तो राजनीति तो चलती रही, और इस राजनीति का फायदा सबसे ज़्यादा किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को मिला। वो 2 से लेकर के 303 तक पहुंची, और भी फैक्टर है, लेकिन राम मंदिर मुद्दा उसके हिंदुत्व की राजनीति की सबसे बड़ी धुरी रहा। अब वो उल्टा हो गया, चूंकि इस मुद्दे को विपक्ष इसलिए नहीं छोड़ेगा कि विपक्ष बार बार ये कहेगा, भाई देखो, इनको आपने आस्था दी अपनी, इनको आपने विश्वास दिया, इन्होंने धोखा दिया, और इन्होंने धोखा दिया, ये है इनका हिंदुत्व, ये इनके हिंदुत्व का चेहरा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार को घेरने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करेगा, और करना भी चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज का अगर नहीं करेंगे तो फिर मूर्खता होगी उनकी, क्योंकि अगर उल्टा इसका होता, आज अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती और केंद्र में कांग्रेस सरकार होती और ये हुआ होता, तो भाजपा इस्तेमाल करती खुद जम करके, तो वो करेंगे। अब सवाल ये है कि कितना सफल होंगे, ये महत्वपूर्ण है। वो सफलता और विफलता निर्भर करती है कि इस मामले को सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, राम मंदिर ट्रस्ट और आरएसएस, ये कैसे हैंडल करते हैं। अगर इन्होंने इसको, जो तमाम बड़े बड़े नाम हैं, जो ये 8 टिन्नू और चिन्नू से काम नहीं चलेगा, ये जो बड़े नाम जो लिए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई होती है और उनको हटाया जाता है और सब कुछ ओवरहॉलिंग होती है, ऑपरेशन होता है, तो मुद्दा थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, डाइल्यूट होगा। लेकिन अगर उनको बचाने की कोशिश होती रही और ये टिन्नू चिन्नू से ही काम चला दिया गया, और देखिए आप टिन्नू चिन्नू जो अरेस्ट हुए, पहली बार मैंने देखा हूँ आमतौर पर किसी भी आपराधिक मामले में जब गिरफ्तारी होती है तो पुलिस जुडिशियल रिमांड से पहले पुलिस रिमांड मांगती है। इसमें नहीं मांगा पुलिस रिमांड, इसमें सीधे जुडिशियल रिमांड भेज दिया गया, और उसके बाद उनको जो है जमानत की अर्जी लग जाएगी, और जमानत अगर मिल गई तो बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि पुलिस रिमांड क्यों मांगी जाती है? पुलिस रिमांड मांगी जाती है साक्ष्यों पूछताछ के लिए, जांच के लिए, साक्ष्यों का सामना कराने के लिए, जो गवाह, जो सारे नामजद अभियुक्त हैं उनका एक दूसरे से सामना कराने के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसलिए रिमांड मांगी जाती है। इसमें तो रिमांड मांगी नहीं पुलिस ने, क्यों नहीं मांगी रिमांड? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए। तो इसका मतलब रिमांड न मांगा जाना भी ये बताता है कि कहीं न कहीं मामले को थोड़ा सा रफा दफा करने की भी कोशिश हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये मुद्दा फिर जो है राजनीतिक मुद्दा बनेगा और जनता अपने तरीके से इस पर फैसला करेगी। और जिन मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश दिया था,
उनको तो इस सरकार ने पद्म विभूषण दिया है। पद्म विभूषण दिया कि नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुलायम सिंह यादव को? तो मुलायम सिंह यादव अगर इतने ही हिंदू विरोधी और त्याज्य थे तो फिर उनको काहे अपने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ये सब सवाल भी तो उधर से भी आएंगे। तो इसलिए खाली ये नहीं चलेगा कि वो जो है गोली चलाई। कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो मैं आपको दो चीज़ स्पष्ट कर दूँ, कांग्रेस में ये मुद्दा राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है और राहुल गांधी ने इस पर भी कुछ कहा भी नहीं है। राहुल गांधी का तो मुद्दा है, नहीं उनका मुद्दा नीट है। गाजा पे सोनिया गांधी लीग लिखा, ठीक है, वो बांग्लादेश पे नहीं लिखेंगे, वो अलग बात है, वो अलग, उस पर भी चर्चा कर लीजिएगा तो अलग बात हो जाएगी कि बांग्लादेश पे। लेकिन राहुल गांधी का मुद्दा नीट है। राहुल गांधी का मुद्दा जो है वो कोटा के बाद अब इलाहाबाद, प्रयागराज के बाद पटना के बाद दिल्ली, उस पर राहुल का यूपी पे फोकस नहीं है, 29 पे फोकस है। नहीं, वो उनका मुद्दा, ये मुद्दा फोकस बता रहा हूँ, ये प्रियंका गांधी का मुद्दा है। कल प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है, राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज अखिलेश प्रताप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये मुद्दा उत्तर प्रदेश कांग्रेस और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस इसको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि प्रियंका की छवि और राहुल की छवि इस मामले में अलग अलग है। तो इसलिए ये मुद्दा शायद अनुपम जी, इनको, अनुराग जी को निराशा होगी कि राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है ये। ठीक है। अगर अखिलेश जी राम मंदिर में जो चढ़ावे का गबन, अगर उसकी बात करें, देखिए ये सिर्फ वहां नहीं हुआ है, ये हर जगह हो रहा होगा या हुआ होगा। तो उनको जो मस्जिदों में जो मुस्लिम आस्था के केंद्र है वहां पे जो भ्रष्टाचार हो, वहां पे भी सवाल उठाने चाहिए। क्या वो उठाएंगे? क्या वो 3 तलाक पे कभी बोलेंगे? तो अगर यहां पे उनका जो है, उनके नैतिकता जाग रही है और सवाल पूछने का उनका अधिकार है, तो वहां भी है। ठीक सर, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला कह रही है, दुकान के पास खड़ी है, वो बोल रही है कि नहीं नहीं ये लोग कर दिए हैं, लेकिन योगी जी ठीक कर देंगे और मोदी जी तो इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये वाला भरोसा 27 तक, 29 तक कायम रख पाएंगे ये दोनों शख्स भी और सरकार भी? देखिए यही अब सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रस्ट ने तो अपना ट्रस्ट खो दिया। अब राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को, और खासतौर पे ये जो चेहरे हैं, जो हिंदुत्व के चेहरे हैं, भरोसे के चेहरे हैं, जिनकी व्यक्तिगत छवि बिल्कुल बेदाग है, इनके इर्द गिर्द के लोग भी करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं ये लोग ऐसे नहीं है। और अब ये लोग ऐसे नहीं है को प्रमाणित करने का सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही है। सामने चुनाव खड़े हों या नहीं खड़े हों, लोग उनको ऐसे प्रतीक के रूप में देखते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं है। इनका व्यक्तिगत आसपास के लोग करेंगे तो ये सजा देंगे। और राज्य सरकार ने अपने तय कोशिश भी की है, लेकिन उस कोशिश में भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए नजर आते हैं। आप देखिए कि ऐसी कैसी एफआईआर है जिसमें 8 आरोपी हैं, एक गुप्त रखा गया है। चेहरा भी नहीं है उसका सामने। नहीं, कौन गुप्त है भाई? किसको गुप्त रखा गया? 8 नामजद आरोपी है, एक नाम है लेकिन उसका नाम नहीं है। उनके पिताओं का नाम भी नहीं, जो 8 नामजद है उनके पिता के नाम नहीं है, घर के पते नहीं है। आप क्या छुपा रहे हो भाई? एफआईआर में पिता का नाम, मोहल्ला, गली, परिवार सब लिखा जाता है। आपने उनके पिता का नाम क्यों नहीं लिखा, उनका पता क्यों नहीं लिखा? जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगा है वो तो सरकारी कर्मचारी या कोई बैंक का कर्मचारी है क्या? आप किसको बचा रहे हो? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है वो अगर लगा है तो कोई सरकारी व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर ये नियम लागू होता वही होगा ना। एफआईआर की जो पूरी तहरीर है वो बहुत सधे हुए शब्दों में लिखी गई है। इसका मतलब किसने बाकायदा मॉनिटर करके डिक्टेट किया है? ये सब जो है वो नीयत पर सवाल खड़ेगा, और नीयत पर सवाल नहीं होने चाहिए। राजनीति तो होगी, आप राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है, होके रहेगी, होना चाहिए, लेकिन वही है ना कि जिसके दामन पे दाग ना हो, पहला पत्थर वो उठाए जो पापी ना हो। जो लोग सवाल उठाएंगे उन्होंने खुद राम मंदिर के आंदोलन में वो सही कहने अनुराग जी, और उसका जवाब तो जनता देगी। राजनीति कौन करेगा, किस हद तक करेगा, ये उसको तय करना है। 27 में प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 29 में पूरा राम मंदिर बनने के बाद भी यूपी में ही सबसे कम सीटें हो गई ना। कहां से इसका जवाब लाओगे आप? आज तक तो नहीं मिला। तो जनता बहुत अलग तरीके से सोचती है और वोट करती है। राजनीति होगी, उसको हम नहीं रोकेंगे, लेकिन हमको, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि ये जो 2 व्यक्ति हैं जिनको हम उम्मीद भरी, आशा भरी नजरों से देखते हैं, राम की आस्था पर डाका डालने वाले लोगों पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? इसको पूरा देश देख रहा है। कार्रवाई हुई है लेकिन फिर भी पूरा न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर एफआईआर में 9वें व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जा सकता तो ऐसा कौन सा बड़ा व्यक्ति है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है? जिनके नाम लिखे गए, उनके पते, उनके पिता का नाम क्यों नहीं लिखा गया? ये सवाल उठेंगे और इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इस पर अगर राजनीति होती भी है तो वो किसके पक्ष में जाएगी या उस राजनीति का पलड़ा किसका भारी होगा। तो फिलहाल जिस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि ये चंदा चोरी वाला मुद्दा 2027 में चुनावी मुद्दों में से तो रहेगा ही, साथ ही आने वाली सरकारों के लिए भी और विपक्ष के लिए भी ये एक बड़ा मुद्दा बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन सवाल जनता का भी है कि इस तरीके का गबन
रामलला के दरबार में हुआ कैसे। इस पर होती सियासत पर हर अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए।